ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम आगे स्टडी करेंगे, मिक्सचर को स्टडी करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, दे फॉर्म अ मिक्सचर। हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, वो दोनों हम क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो जो मिक्सचर बन रहा है उनका जो कम्बिनेशन हो रहा है वो फिजिकल कम्बिनेशन है, वो केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जिसमें केमिकल कम्बिनेशन हो रही थी उसको हम कंपाउंड कह रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कह रहे थे कंपाउंड। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। तो मिक्सचर हम किस चीज़ को कहते हैं? मिक्सचर हम उसको कहते हैं जो फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है। और मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। अब दो चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको मिक्स करते हैं, दो कंपाउंड को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो दो कंडीशंस आ सकती हैं हमारे पास। या तो वो कंपाउंड जो मिक्स हो रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटीज लॉस करेंगे, या वो अपनी आइडेंटिटी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, उस चीज़ को लॉस नहीं करेंगे। द मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए, अगर दो चीज़ों को हमने मिक्स किया है, ठीक है, उन उस मिक्सर की जो दो कंपोनेंट्स है उसको हम कहते हैं पेरेंट कंपोनेंट्स। जिनसे वो बना है उसको हम कहते हैं पेरेंट कंपोनेंट्स। तो वो पेरेंट कंपोनेंट्स को हम उसमें जुदा कर सकते हैं बाय सम मेथड्स, बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन। हम उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन में हम वेफर्स बना के उसको दोबारा कूल करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम एक चीज़ को फिल्टर करते हैं। इवापोरेशन में हम इवापोरेट करते हैं उस कंपाउंड को। अगर हमारे पास उसमें एक ऐसी कंपाउंड है जिसको हम आसानी से इवापोरेट कर सकते हैं तो एक कंपाउंड को इवापोरेट करते हैं तो दूसरा उसके साथ बच जाता है। क्रिस्टलाइजेशन हम कर सकते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं उन दो कंपोनेंट्स के। और मैग्नेटाइजेशन मतलब हम मैग्नेट से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स क्या है? एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, मतलब उसमें हमें डिफरेंस ना नजर आए, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अगर हम देखें साल्ट और वाटर, तो साल्ट को अगर हम क्या करें, इसको हम वाटर में ऐड करें, साल्ट को हम वाटर में ऐड करें तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सेलीन वाटर। अब जो ये सेलीन वाटर है इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम क्या करें, इसको हम कंसिडर करें तो ये दो चीज़ों से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगी, कंपोजिशन सेम नहीं होगी। ठीक है, क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे हमें टू फेजेस नजर आते हैं, दो फेजेस नजर आएंगे हमें। कैसे कैसे नजर आएंगे? एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये देख लें। ये मैंने जो एग्जाम्पल दी हुई है इसको देखें। सैंड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे दो फेजेस बनेंगे। देखिए, ऊपर वाटर है, नीचे जो है सैंड है, तो ये दो फेजेस बन गई हैं। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब शुगर है, इसको हमने वाटर में ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? ये जो एक मिक्सचर बनाएगा उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब होमो मीन्स सेम, और जो मिक्सचर बना है उसका जो फेज है वो सेम बना हुआ है। इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हम दे सकते हैं कॉफ़ी, वाइन, एयर, ब्रास, जो ये बनता है स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड, ये सारे हमारे पास क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर के हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में, कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। हम कंपाउंड को अगर कंसिडर करें सो इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन
केमिकल कम्बिनेशन होता है, वो एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके अपोजिट अगर हम देखें तो मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। दो चीज़ों को हम सिंपली जो है ना वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जिसको बाद में हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। अब अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ले लूँ, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट लिया, उसके साथ मैंने ऑक्सीजन गैस ली। अब जो ऑक्सीजन गैस मैंने ली और हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट कर लेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल और वो जो गैसेस थी उनकी जो मैटर की फेजेस थी, स्टेट्स थी, वो भी डिफरेंट हो गई। मतलब उन्होंने जो है ना अपने प्रॉपर्टीज को लॉस कर लिया, वो जो एलिमेंट थे उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस कर लिया, वो गैसियस स्टेट में थे और कहाँ कहाँ चले गए, लिक्विड स्टेट में चले गए। तो यहाँ हमने पढ़ा था, पहले भी हमने कंपाउंड में पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होता है, वो स्टेट चेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लॉस करते हैं। अब मिक्सर में देखें तो मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। मिक्सर को हमने कंसिडर किया था, हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर उसको हम सेपरेट भी कर लें तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। अगर उसके हम मास को कंसिडर करें तो उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर हम H2O को देख लें तो H2O में जितना मास हाइड्रोजन का है उतना मास ऑक्सीजन का है, जितने भी मॉलिक्यूल ले लें उसका जो मास है वो सेम होगा। मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसमें फिक्स रेशो ही नहीं होती। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम फिजिकल कम्बिनेशन से तो वहाँ जुदा कर नहीं सकते उसको, हम यूजिंग केमिकल मेथड उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपली फिजिकल मेथड, हम इसको हाथ से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। अब हर कंपाउंड का एक केमिकल का फार्मूला होता है। अगर मेरे पास H2O है तो H2O का एक केमिकल फार्मूला है, मेरे पास अगर H2SO4 है तो उसका एक केमिकल फार्मूला है, मेरे पास अगर HCl है तो उसका एक केमिकल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो मिक्सर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगर मैंने चीनी उठाई सैंड में डाला तो इसका कोई केमिकल फार्मूला तो बनता नहीं है, एक मिक्सर ही मैंने बना दिया, ठीक है। बाद में अगर उनको मैं सेपरेट कर लूँ तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में वापस चले जाएंगे। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन व्हाइल दे हैव हेट्रोजीनियस एंड होमोजेनियस कंपोजिशन सेम। इसमें हम होमोजेनियस भी स्टडी कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की पहले। और कंपाउंड में होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक फेज में होते हैं। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनकी रेशो सेम है, रेशो सेम है तो उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। मिक्सर का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मे बी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाए, मे बी वो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाए। अच्छा, चले आपके लिए थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट आर कंपाउंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसको आप स्टडी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भेजें, ठीक है। अब अगर हम एयर को कंसिडर करें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। ये जो ऊपर क्वेश्चंस हैं आप इनको वीडियो को थोड़ा यहाँ पे पास करें और इसको स्टडी करें आपके बेनिफिट के लिए। एयर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर, so that's why it is formed from the nitrogen, oxygen, carbon and noble gases, whatever is also. Soil is also a mixture. Why? Because it is made up of sand, clay, mineral salt and water. और इसमें जो है ना एयर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। Why milk is a mixture? Because milk is formed due to the combination of water, sugar, fat, protein, mineral salt and vitamins. Brass. Why brass is a mixture? Because it is formed due to the combination of copper and zinc metal. इसके combination से बना है, इसीलिए हम इसको mixture कहते हैं। The next topic we are going to study is the atomic number and mass number. So now we will study what is the atomic number and mass number. As you may already studied in your previous topics, atomic number हमारे पास क्या होता है? Atomic number is an element of an element is equal to the number of proton present in the nucleus of its एटम। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि
न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो है जेड। जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब जो हमारे पास एटम्स होंगे उनकी न्यूक्लियस में सेम प्रोटॉन होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा। अगर मैंने एक कार्बन लिया दूसरा कार्बन लिया तो दोनों के प्रोटॉन सेम है तो उससे उनका क्या होगा, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। हेंस ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो किसी और का नहीं है, वो इसी का सिर्फ 6 है। इट मीन्स जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हम हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, इसी तरह हर केमिकल कंपाउंड, हर केमिकल एलिमेंट जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में, सब के जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर हाइड्रोजन एटम है 1 प्रोटॉन, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनमें प्रोटॉन 1 होगा तो उनका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। अगर मैं सिमिलरली मैंने कार्बन कंसिडर कर ली तो उसमें 6 प्रोटॉन है, तो अब कहीं पे भी कार्बन को उठा लो उसका नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब ऑक्सीजन को उठा लो, ऑक्सीजन का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। ऑक्सीजन सॉरी उसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो 8 ही होगा, बिल्कुल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, व्हाइल द सल्फर है वो 16 प्रोटॉन। सल्फर में कितने हैं, 16 प्रोटॉन है, तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर किसी जगह पे भी आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाएं, इस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 ही होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मास नंबर? सो बेसिकली मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं। सॉरी हम पढ़ रहे थे मास नंबर के बारे में, ठीक है। So mass number is basically the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. उसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ए। देखें हर चीज की एक यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, तो याद कर लें मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से एंड एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, उसको हम जेड या जी कहते हैं। और अभी हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड प्लस 1 प्लस एन हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास क्या है, मास नंबर है, ठीक है। तो जेड हमारे पास क्या है, वो है एटॉमिक नंबर, और प्लस यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम उसके साथ कंबाइन करेंगे तो इसके साथ बनेगा मास नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का देख लें, हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, सो इट्स एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास होगा इसका या मास नंबर होगा। अब यहाँ पे देख ले ये ए हमारे पास क्या है, ये हो गया मास नंबर, और ये जो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास है ये यहाँ पे z था ना, तो z की जगह आप यहाँ पे 1 लगा दें, और न्यूट्रॉन तो उसमें है नहीं तो क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा, तो इसका जो मास नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 6 है, तो ये 6 किस चीज़ का नंबर है, ये कार्बन का है। कार्बन का क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। तो अगर ये एटॉमिक नंबर हम देखें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम इसका मास नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मास नंबर हमारे पास ये आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये इसमें क्या करेंगे, इसमें 6 पुट कर लेंगे प्लस यहाँ पे भी 6 पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो ये 12 इसका क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल एक हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास दिस एंड एटॉमिक नंबर दिस। अब देखिए हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमें एलिमेंट का पता नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, लेकिन हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हमारे लिए इतना काफ़ी है, हम आगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप डेटा फ्रॉम, अब जो वहाँ पे जो लिखा है ना वो यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर मेरे पास ये आया हुआ है, ये क्या है, ये मेरे पास है एटॉमिक मास, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक प्रोटॉन नंबर फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर मुझे z दिया हुआ है तो z
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसा करूँगा, पूरा जो हमारे पास एटॉमिक मास है उससे मैं क्या करूँगा, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा। तो अगर उससे माइनस करूंगा तो एटॉमिक मास मेरे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 238 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92। इससे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 146। मतलब अगर इस एलिमेंट में हम देखें तो इसमें इतना, तो ये तो इसका एटॉमिक मास हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देंगे तो हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी होंगी, 146 आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव क्या होता है, देखिए हमारे पास रिलेटिव का मतलब ये है किसी चीज़ के साथ रिलेशन करना, एक चीज़ का दूसरे के साथ रिलेशन करना। तो हम केमिस्ट्री में जो फाइंड आउट करते हैं, चूंकि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते मास, कि वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो पहले एंशियंट टाइम में साइंटिस्ट उसको कंपेयर करते थे हाइड्रोजन के साथ, फिर इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते थे, जो कि स्टेबल नहीं थे, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो आजकल यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कार्बन 12। क्या हो रहा है, कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ अदर एटम्स के जो है, हम एटम्स को कंबाइन करते हैं, उनका जो मास है उसके साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली द रेशो। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल and can't be determined practically. However, certain instruments that make us able to find the atomic mass by a relation, by a relative atomic mass. This ratio is known as the relative atomic mass of an element, while the relative atomic mass is of an element is basically the average mass. This is basically an average mass of the atom of that element as compared with the 1/12 of the एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12। अगर हम कार्बन 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लें और अगर उसके एक हिस्से के साथ हम किसी और एटम का एलिमेंट का एटम कंपेयर करें तो वो उसका क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पे देखिए, बेस ऑन द कार्बन नंबर स्टैंडर्ड, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिया हुआ है, एक चीज़ स्टैंडर्ड है। बस अगर हम देखें तो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं 1 kg, ठीक है, तो वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। मतलब अगर किसी चीज़ को हमने 1 kg तक, हम कहते हैं ये हमारे पास 1 kg स्टैंडर्ड हो गया। कोई हमें कह रहा है कि हमें 1 kg शुगर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वो एक यहाँ पे स्टोन रखते हैं 1 kg का, और यहाँ पे उसके साथ क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हमने वो ले लिया है, उसके साथ बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 kg का स्टोन है ये स्टैंडर्ड है। सो द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज बेसिकली 12 यूनिट्स। 12 यूनिट, वाई 12 यूनिट्स, बिकॉज 12 ग्राम। सो एक ही ग्राम को हम क्या करते हैं, 12 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और इसको हमने 1/12 लिया हुआ है। तो इसका 1 यूनिट जो है उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे एटम्स का। when we compare atomic mass of other elements with the atomic 12, they are expressed as relative atomic masses of those elements। उसका क्या होगा, उसका वो एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन का क्या है, 12 है, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन को हमने वेट किया, उसके साथ कंपेयर किया कार्बन 12 के साथ, तो वो सेम आ रहा था, तो वो भी 12 है, 12 यूनिट्स है, इसके भी 12 यूनिट्स है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको कहा कि इसका क्या है, 12 ग्राम है। 1 AMU जो है वो इसका इक्वल है। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 एंड 1.66 क्रस्ट टू द पावर ऑफ -24 ग्राम, -24 ग्राम इसका इसके इक्वल है। मास नंबर को अगर देखें तो यहाँ पे देखें AMU में इसके बराबर है, और अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो इसके बराबर है। AMU में इसके बराबर है न्यूट्रॉन का जो मास है, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो इसके बराबर है। इलेक्ट्रॉन का जो है AMU में इसके बराबर है और ग्राम में इसके बराबर है। ठीक है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके हमारे पास ये बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा आपके लिए यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी AMU इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज, ये सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लें और इस पे प्रैक्टिस करें, और अगर किसी ने फाइंड आउट कर ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, वो उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।